नमस्ते। चलो देखो क्या है। हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, आप सबका मेडिकल बाबा के यूट्यूब चैनल में क्या है स्वागत है। ठीक, देखो क्या है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, इसी चैप्टर में हम क्या करेंगे, कुछ चीजें आपका रिवाइज करा रहे हैं और इसे आप सुनिए और इसका आंसर दीजिए। चलो हमें बताओ सबसे पहले कि जो डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए में जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? बोलो आप लोग। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, डीएनए है और क्या है, आरएनए। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? डीएनए होगा। ठीक है, क्या डीएनए का पूरा नाम आप बता सकते हो? क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ लिख रहे हैं क्या, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होगा? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलो बताओ डीएनए की खोज किसने किया? डीएनए की खोज किसने किया? फ्रेडरिक माइखर ने। किसने? फ्रेडरिक माइखर। और जो डीएनए होता है वो अम्लीय नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? अम्लीय नेचर। और ये अम्लीय नेचर उसका किसकी वजह से आता है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, या फास्फोरिक एसिड। जो फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या आता है? अम्लीय नेचर होता है। किसका? डीएनए का। एक सेल के अंदर जो डीएनए होती है उसकी लेंथ कितनी होगी? एक सेल के अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए होता है उसका लेंथ 2.2 मीटर। कितना मीटर? 2.2 मीटर होता है। तो डीएनए की जो लेंथ होगी, इस डीएनए की लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा? 2.2 मीटर होता है। ठीक है, अच्छा, जब डीएनए जो होता है वो थोड़ा सा कंडेंस होकर के, पहले हमारे पास क्या होगा, अगर देखा जाए जो डीएनए है वो मिलकर के बनता है किसके? न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर के बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। आपके पास दो क्या बोलते हैं, दो टॉपिक आपको हम बताए थे। एक था हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। क्या था? न्यूक्लियोसाइड। और एक हमारे पास था न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोसाइड होता है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है, और न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड होता है। तो यहाँ क्या होगा, तो सबसे पहले पेंटोज शुगर, इसके साथ जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, और नाइट्रोजनस बेस के बाद फिर क्या आ जाएगा? अगर ये न्यूक्लियोसाइड है तो केवल दोनों ही होगा। न्यूक्लियोटाइड है तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फोरिक एसिड होगा। पेंटोज शुगर कितनी टाइप के? दो। कौन कौन? पेंटोज शुगर दो टाइप के, तो कौन कौन? एक हमारे पास डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा? राइबोज शुगर होगा। तो एक डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा, दूसरा राइबोज शुगर होगा। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो ये भी कितने टाइप का? दो, एडेनिन और अर्निनिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन। क्या होगा? प्यूरिन और पायरिमिडिन। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है प्यूरिन, दूसरा होगा पायरिमिडिन। जो प्यूरिन होता है ये कितने टाइप के? दो। कौन कौन? एडेनिन और ग्वानिन। एक हमारे पास एडेनिन होगा, दूसरा ग्वानिन। पायरिमिडिन कितने टाइप के? तीन। कौन कौन? एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। क्या क्या? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। एक है एडेनिन, ग्वानिन, ये दोनों मिलेंगे प्यूरिन के अंतर्गत, और पिरिमिडिन जो होता है उसमें मिलेगा साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। अच्छा, जो हमारे पास डीएनए होगा, कौन होगा? डीएनए। उसमें अगर हम बात करें तो ये जो राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर, डीएनए में पेंटोज शुगर में से कौन सा शुगर मिलेगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या मिलेगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। ठीक, डीऑक्सी राइबोज क्या? शुगर। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस में से कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस मिलता है? नाइट्रोजनस बेस में से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो नाइट्रोजनस बेस की अगर बात करें, ठीक, यहां लिख देते हैं, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होगा, एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और थाइमिन मिलेगा। समझ पा रहे हो?
अच्छा, अगर आरएनए होता तब उसमें शुगर कौन सा मिलता? राइबोज शुगर। क्या मिलता? राइबोज शुगर। और नाइट्रोजनस बेस में क्या क्या मिलता? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये याद रखना आप। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या मिलता है? यूरेसिल। जबकि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। समझ में आ रहा है? और पेंटोज शुगर की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। जबकि फास्फोरिक एसिड दोनों में सेम होगा, दोनों में फास्फोरिक एसिड ही होगा। ठीक, चलो अभी आपको हम थोड़ी देर पहले बॉन्ड बता रहे थे कि किसमें कौन कौन सा बॉन्ड होगा। अगर मान लो ये हमारे पास है पेंटोज शुगर और इसके साथ जुड़ेगा पी, फिर यहां आ जाएगा ऐसे होता, देखो यहाँ पी, यहाँ ओ, ठीक, ये पी होगा, फिर इसके बीच में कौन आएगा? ओ। ठीक, तो पेंटोज शुगर ओ पी फिर ओ, और यहाँ फिर क्या आ जाएगा? पेंटोज शुगर। तो ये जो है एक प्रकार का एस्टर बॉन्ड। क्या है? एस्टर। तो ये एक तरीके का एस्टर बॉन्ड है और ये भी एक तरीके का क्या है? एस्टर बॉन्ड है। और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो फास्फोडाई एस्टर, क्योंकि फास्फो आ जाएगा उसमें फास्फेट ग्रुप, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा दो न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या रहते हैं? जुड़े होते हैं। इससे क्या आ जाएगा? नाइट्रोजनस बेस। यहाँ क्या जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेस। और ये जो नाइट्रोजनस बेस होता है किस लिंकेज के द्वारा जुड़ेगा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके द्वारा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा ये जुड़ता है। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा ये जुड़ेगा, ये एस्टर बॉन्ड बनाएगा, ये भी एस्टर बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसके द्वारा हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। अच्छा, ए के सामने हमेशा कौन आएगा? टी, और टी के सामने हमेशा ए। ए और टी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड। अरुण के सामने तरुण, और गीता के सामने सीता है। गीता और सीता में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और ऐसे ही सी के सामने जी है, यानी सी और जी में कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। और ए और टी के बीच भी कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। तो ए और टी के बीच डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। चलो ये हटा दें अब देखो क्या है, फिर होता क्या है? हमारे पास ये डीएनए है, ठीक, डीएनए है। डीएनए आगे चल करके फिर इसे मिलता है हिस्टोन प्रोटीन, और ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या कर जाएगा? ऐसे लिपट जाएगा। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या करेगा? लिपटेगा, और लिपट करके फिर आगे चल करके ये कैसा हो जाएगा? ऐसे धागा जैसा। और धागा जैसा होने के बाद फिर ये और ज्यादा कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होकर के फिर बना लेगा क्रोमोसोम। क्या बना लेगा? क्रोमोसोम। तो पहले हमारे पास था डीएनए। क्या था? डीएनए। और ये हमारे पास क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, और इसके ऊपर जब डीएनए लिपट जाएगा तो ये संरचना कहलाती है न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोसोम। कब न्यूक्लियोसोम कहलाएगी? जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये क्या कहते हैं, जो डीएनए है वो अगर लिपट जाता है, तब जो बनता संरचना उसी को हम लोग बोलते क्या है? न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर खर्च होते हैं? 200 बेस पेयर खर्च हो जाते हैं। बेस पेयर का मतलब समझ रहे हो? जब डीएनए की संरचना हम लोग पढ़े थे तो एक चक्र में या एक पिच में कितने बेस पेयर आए थे? 10। और एक डीएनए, एक पिच की लंबाई कितनी थी? 3.34 एंगस्ट्रॉम। दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, उसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन हुआ, इससे मिला, न्यूक्लियोसोम बनाया, 200 बेस पेयर लगे, फिर आगे गए, ये बना लेगा क्रोमैटिन धागे। क्या बनाएगा? क्रोमैटिन धागे। हाँ, क्रोमैटिन स्ट्रिंग या क्रोमैटिन धागे बोल दे रहे हैं। क्रोमैटिन धागे, ये जो क्रोमैटिन धागे हैं फिर ये और ज्यादा कंडेंस हो गए, उलझ करके क्रोमोसोम बना दे। क्या बना देगा? क्रोमोसोम। अच्छा, सेल में ये क्रोमैटिन धागे के रूप में पड़े रहते हैं ना। जब सेल डिवीजन होता तब जाकर के उसके मेटाफेज में कौन दिखाई देता हमको? क्रोमोसोम दिखाई देता। यानी अगर क्रोमोसोम को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है तो किस फेज को पढ़ोगे? मेटाफेज को पढ़ोगे।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्रोमोसोम तभी दिखाई देगा। अच्छा, हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? टोटल क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या 46। कितनी होंगी? 46 गुणसूत्र होते हैं। इसे लिखते कैसे हम लोग? 23 प्लस 23 दूना 46 में 22 प्लस बोलो एक्स एक्स या फिर 22 प्लस एक्स वाई। अच्छा, 46 गुणसूत्र है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 कैसा होता है? ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब मेल और फीमेल में ये दोनों बराबर होते हैं। मेल और फीमेल में ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होते हैं। आगे मिलता है हमें, ये हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है। लिंग गुणसूत्र इन्हीं को बोला जाता है। ये जो लिंग गुणसूत्र है, अगर एक्स एक्स होगा तो ये फीमेल के लिए होगा, एक्स वाई होता है तो किसके लिए होता है? मेल के लिए। यानी 22 प्लस एक्स एक्स अगर लिखा है तो वो क्या है? फीमेल। और 22 प्लस एक्स वाई अगर लिखा गया तो वो क्या होगा? मेल होगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो क्रोमोसोम के बारे में हो गया। चलो, अच्छा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़े थे ना। कितने टाइप के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं? 3। 1 2 3 होते तो और है ना, 4 5 6 लिख लेते। एक हमारे पास था डाउन सिंड्रोम, पढ़े हो आप? जो डाउन सिंड्रोम होता था वो किस क्रोमोसोम नंबर पर चेंज होने से? 21वें गुणसूत्र पर क्या होता था? एक कॉपी बढ़ता था कि एक कॉपी घटता था? बढ़ जाता था। 21वें गुणसूत्र पे क्या होता है? एक कॉपी बढ़ जाता है, जिसे ट्राइसोमी बोलते हैं। और इस सिंड्रोम को हम लोग क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। इसमें इससे ग्रसित जो बेबी होगा उसका सर कैसा हो जाएगा? बड़ा सा हो जाएगा। फेस कैसा हो जाएगा? चंद्रमुखी हो जाएगा, वो मून के समान गोल हो जाएगा। ठीक है, पॉम क्रीज यानी हथेली पे दरारें पड़ेंगी ना, जीभ मोटा हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएगा। ये सारा लक्षण किसका है? डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम के बाद आता है हमारे पास क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम या लाइन फिल्टर सिंड्रोम ना। लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ये जो लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है, कौन सा सिंड्रोम? लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो होगा, ये इसे होता है के प्लस। के मतलब जो पोटेशियम होता है हमेशा क्या बनाता है? प्लस। मतलब ये, अच्छा, प्लस का एज ए मेल के रूप में भी हम देखते हैं ना। तो क्या होगा? लाइन फिल्टर सिंड्रोम सबसे पहले किस में मिलेगा? मेल का है, यानी मेल में सिंड्रोम देखने को मिलता है। और कब होता है? जब 22 प्लस एक्स एक्स और वाई हो जाएगा, यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। प्लस का मतलब बढ़ जाना, के का मतलब क्लाइन फिल्टर, और के ऊपर प्लस लगने का मतलब एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया। और प्लस का मतलब मेल मान रहे हैं, मतलब ये बीमारी किसमें होगा? मेल में होगा। तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम किसमें होगा? मेल में होगा। एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से उसके पास कैसे लक्षण आने शुरू हो जाएंगे? फीमेल के जैसे लक्षण आना शुरू हो जाएगा। किसके पास? मेल के पास। तो मेल क्या बनना शुरू हो जाएगा? फीमेल। ठीक है, अच्छा, फिर आता है हमारे पास डाउन लाइन, फिर क्या आ जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। पढ़े हो आप टर्नर सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता था? 22 प्लस एक्स ओ, 22 प्लस एक्स ओ, ये होता है फीमेल के अंदर। किसमें मिलेगा? फीमेल। यानी अब ये जो फीमेल है वो क्या बनना शुरू हो जाएगी? मेल बनना शुरू हो जाएगी। उसके अंदर रूडिमेंट्री क्या बोलते हैं, ओवरी मिलेगा, यानी ओवरी का विकास ज्यादा नहीं होगा ना। यानी ज्यादातर लक्षण किसके जैसे आने शुरू हो जाएंगे? मेल के जैसे लक्षण आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके पास एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है और यहाँ एक एक्स क्रोमोसोम की बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से ये क्या होता है? मेल के पास कौन से लक्षण आने शुरू हो जाते हैं? फीमेल के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। 3 सिंड्रोम है। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था कुछ, क्या? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम कहाँ होता है? 18वें गुणसूत्र पर एक एक्स्ट्रा कॉपी आने की वजह से ना, या लॉस होने से एडवर्ड सिंड्रोम। उसके बाद फिर पटाउ सिंड्रोम आएगा। पटाउ किस पे आता है? 13वें पे। क्राइडोचैट 5वें पे आता है, एक उसका आर्म क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे एडवर्ड सिंड्रोम है। फिर कौन सा सिंड्रोम है? एडवर्ड, क्राइडोचैट और क्या? पटाउ सिंड्रोम ना। तो एडवर्ड 18वें गुणसूत्र पे एक एक्स्ट्रा, जैसे डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ था? 21वें पे बढ़ा था, ऐसे ही एडवर्ड में क्या होगा? 18वें पे बढ़ेगा, पटाऊ में 13वें पे बढ़ेगा, और किसमें? क्राइडोचैट में 5वें गुणसूत्र का जो एक आर्म होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, और वो बिल्ली की तरह रोने लगेगा बेबी। ठीक,
तो ये सारे क्या है, डीएनए से या क्रोमोसोम से रिलेटेड टॉपिक थे। अच्छा, किसने सिद्ध किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है? इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास टोटल कितने एक्सपेरिमेंट आते हैं? 3। सबसे पहला कौन सा? ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। दिया किसने था? एफ ग्रिफिथ ने। कब दिया था? 1928 में। किस बैक्टीरिया पे प्रयोग किया था? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनाई या डिप्लोकॉकस निमोनाई पे किया था। और उन्होंने पता लगाया था, उन्होंने कितने टाइप की बैक्टीरिया ली थी? 2 टाइप का। कौन कौन? आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन क्या करता है? बीमारी पैदा करता। आर वाला बीमारी पैदा नहीं करता। वो कहानी आप जानोगे ना, छोड़ो उसको। अगला जो साइंटिस्ट थे जो प्रयोग किए थे, वो 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन? अवेरी, मैक्लियोड और मैकॉर्टी। इन्हीं तीनों ने मिल करके क्या किया था? जो जेनेटिक मटेरियल है उसके जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट था उसके केमिकल नेचर को बताने का काम किसने किया था? 3 साइंटिस्ट किए थे। कौन कौन? अवेरी, मैक्लियोड और मैकॉर्टी। ये तीनों ने मिल करके ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट में ये पता लगाएं कि एस फेज से निकल करके आर फेज में कौन सा पदार्थ गया जो उसको क्या बना दिया? वायरुलेंट बना दिया, रोगी बना दिया ना। तो पता लगाने के बाद क्या चला था कि वो डीएनए था। हर्से और चेज आए। कौन आए? हर्से एंड चेज। इन्होंने इसेर्सिया कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया था ना। और कैसे किया था इसके ऊपर? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का 2 कल्चर मीडियम में ग्रो कराया था। एक में सल्फर 35 लिए थे, दूसरे में फास्फोरस 32 ना। एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने प्रयोग किया तो जो सल्फर 35 था वो चला जाता है किसके पास? प्रोटीन खोल में। और जो फास्फोरस 32 होता है वो जाता कहाँ है? डीएनए के पास। फिर उसे इन्फेक्ट कराते हैं, पता चलता है कि जो फास्फोरस 35 होता है वो बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, जबकि सल्फर 35 जो होता है वो कहाँ मिलता है? हमें बैक्टीरिया के बाहर प्रोटीन कवच में मिलता है। इससे साबित होता है कि एक वायरस से अगले डीएनए में जो जेनेटिक मटेरियल गया वो कौन गया? डीएनए गया। और इससे अनइक्विवोकल कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिला, यानी अब उसे कोई गलत सिद्ध नहीं कर पाया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। यानी वास्तव में इनके एक्सपेरिमेंट से पता चला कि डीएनए क्या है? एक प्रकार का क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर इसके बाद क्या है? अब हमारे पास आता है, जब हम ये सब जान चुके कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, अब हम ये देखेंगे कि चारगाफ का रूल। ठीक है, चारगाफ का रूल क्या था? सर चारगाफ ने बताया कि किसी भी डीएनए के अंदर, किसके अंदर? डीएनए के अंदर होता क्या है? जो एडेनिन होता है वो किसके बराबर होगा? थायमिन के बराबर। और जो ग्वानिन होता है किसके बराबर होता है? साइटोसिन के बराबर। या A प्लस टी बराबर G प्लस सी, या A प्लस टी बटे G प्लस सी का जो रेशियो होता है वो कैसा होगा? कांस्टेंट होता है ना। किसी भी डीएनए के अंतर्गत या अंदर A प्लस टी और G प्लस सी का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। आपको न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना होगा तो आप इससे लगाना क्या? A प्लस G प्लस सी प्लस टी इज इक्वल टू कितना परसेंट? 100%। और होता क्या है? A बराबर T और G बराबर C। इसी का एप्लीकेशन करके हम लोग क्या कर लेंगे? सर चारगाफ के नियम का उससे पर आधारित न्यूमेरिकल हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक जो मॉडल था, वॉटसन एंड क्रिक क्या था? द्विकुंडलिनी मॉडल। किसका? डीएनए का। डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और व्हाट्सएप नहीं, वाटसन और क्रिक ने दिया। वो भी कब? इनको इस डबल हेलिक्स मॉडल देने के लिए 1953 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है, क्या होता है? डीएनए, ये बताओ सिंगल स्टैंडर्ड होता है कि डबल स्टैंडर्ड? सिंगल स्टैंडर्ड। अच्छा, संरचना के आधार पे अगर देखा जाए तो डीएनए 2 टाइप का, एक लिनियर डीएनए ना और एक ऐसा सर्कुलर। एक सर्कुलर डीएनए होता है और एक ऐसा होता है लिनियर डीएनए होता है ना। सर्कुलर डीएनए में कोई भी एंड फ्री नहीं होता, जबकि जो लिनियर डीएनए होता है उसमें एंड फ्री होता है। और इसमें डबल स्टैंड होते हैं। कितने स्टैंड होंगे? डबल। और दोनों के डबल जो स्टैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं एंड क्लॉकवाइज फैशन में एक दूसरे को क्या करते हैं? क्या है? हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। यानी अगर हम यहाँ डीएनए बनाएं ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास डीएनए बना। इसमें क्या होता है? अगर ये 3 एंड है तो इसका दूसरा वाला एंड कैसा? 5। अगर ये 5 है तो इसके सामने 3, ये 3 है तो इसके सामने 5। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक। अब इसमें होता क्या है? एक पिच की जो लंबाई होती है डीएनए की वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है ना। और कितने बेस पेयर होते हैं एक पिच में? 10 बेस पेयर होते हैं। हम लोग जो डीएनए पढ़ रहे हैं वो कौन सा डीएनए? डी डीएनए पढ़ा जा रहा है। कौन सा डीएनए पढ़ते हैं?
भी डीएनए, जिसमें बेस पेयर की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ए फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ए है तो यहां हम लिख देते हैं जी, यहाँ टी, यहाँ फिर लिख देते हैं ए सी टी जी, जैसा जैसे लिख दो, यहाँ फिर लिख दो सी, यहाँ लिख दो टी, यहाँ लिख दो ए। अब ए है तो इसके सामने कौन आएगा? टी आएगा। जी है तो इसके सामने सी आएगा। टी है तो इसके सामने ए आएगा। ए है तो इसके सामने टी, सी है तो इसके सामने जी, जी है तो इसके सामने सी, टी है तो ए, सी है तो जी, ए है तो टी, टी है तो ए। ए और टी के बीच कितना बॉन्ड बना दें? डबल बॉन्ड। जी और सी के बीच ट्रिपल, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल डबल फिर ट्रिपल, फिर ये क्या हो जाएगा? ट्रिपल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर डबल, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? डबल। दो बेस पेयर के बीच का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का। कितने एंगस्ट्रॉम का? 20। ये सारी बातें किसने बताया? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का क्या दिया? डबल हेलिकल मॉडल दिया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे? जब ये साबित हो चुका है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है तो अब देखेंगे क्या कि आनुवंशिक पदार्थ अगर डीएनए है तो इंफॉर्मेशन को कैसे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्या आनुवंशिक पदार्थ हमारा डीएनए है, अब वो इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर करेगा, कैसे सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ये भेजता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 3 टॉपिक और पढ़ते हैं, और वो है कौन कौन? एक होगा हमारे पास रिप्लिकेशन। क्या? देखो डीएनए से हम लोग बनाएंगे क्या? डीएनए से बनाया जाता है एमआरएनए। डीएनए से क्या बनाया जाएगा? एमआरएनए। और एमआरएनए से फिर बनाएंगे क्या हम लोग? प्रोटीन। क्या बनाया जाएगा? प्रोटीन। अच्छा, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को बोला जाता है, सुनो पहले ये देखते हैं। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिप्लिकेशन क्या बोला जाएगा? रिप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिप्लिकेशन बोला जाता है। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, तो डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन क्या होगा? ट्रांसलेशन। तो देखो डीएनए से डीएनए अगर बनेगा तो रिप्लिकेशन बोलोगे, डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन बोलोगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन बोला जाता है। एमआरएनए से डीएनए अगर बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो अगर एमआरएनए से डीएनए बन जाएगा तो इसे बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरटीपीसीआर इसी में चलता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी एमआरएनए से हम लोग बनाते क्या है? डीएनए। तो जो इंफॉर्मेशन होता है एक कोशिका से अगली कोशिका में, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने का जो क्रम है वो यही है, और इसी का नाम होता है सेंट्रल डोग्मा। क्या बोला जाता है? सेंट्रल डोग्मा। और ये जो सेंट्रल डोग्मा टर्म है ये किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक ने। किसने? फ्रांसिस क्रिक। तो फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया? सेंट्रल डोग्मा टर्म दिया, मतलब हमारा जो शरीर है वो इसी नियम पे काम करता है ना। हमारे शरीर का जो नियम है कैसे वो सब काम होता है, तो हमारे शरीर का एक ही नियम है, क्या बनाना? प्रोटीन। मिला जुला के वो प्रोटीन बनाएगा, और इसी नियम को हम लोग बोल क्या रहे हैं? सेंट्रल डोग्मा बोल रहे हैं। किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक ने दिया। होता क्या है? डीएनए से डीएनए बनेगा तो रिप्लिकेशन, यानी पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे इसके बाद वो रिप्लिकेशन का होगा। दूसरा जो पढ़ेंगे वो ट्रांसक्रिप्शन होगा। तीसरा जो पढ़ा जाएगा ट्रांसलेशन। बीच में यहाँ 2 टॉपिक और आते हैं। एक आता है हमारे पास जेनेटिक कोड। क्या आएगा? जेनेटिक कोड। और दूसरा आता है ये म्यूटेशन। क्या आएगा? म्यूटेशन। तो एक होता है जेनेटिक कोड, दूसरा होता है म्यूटेशन। जेनेटिक कोड हो गया और म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। ठीक, ये पढ़ाया भी जा चुका है, एक बार और पढ़ा देंगे आपको। और लास्ट में फिर 2 टॉपिक है, कौन कौन? एक है एचजीपी। क्या बचेगा? एचजीपी। एचजीपी का मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या बोला जाएगा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। तो यानी अभी हमें क्या क्या पढ़ना है बताओ? रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, 3 ये पढ़ना है, 3 2 5 ये पढ़ना है, 2 ये 7, टोटल अभी 7 टॉपिक बचे हैं आप में, फिर जाकर के ये चैप्टर खत्म होता है। डीएनए रिवाइज कराना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अब जो कुछ भी आगे आएगा सब हमेशा किस पे चलेगा? डीएनए पे। ये चैप्टर और इसके पहले वाला चैप्टर जितना हमने पढ़ाया है बार बार हम रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि ये जो जेनेटिक्स होता है अगर आप इसे रिकॉल नहीं करोगे तो फिर आप इसी में खो जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे, आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं सही होगा कि जीन क्या है, डीएनए क्या है, ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, ये सब कंफ्यूज हो जाओगे। आपके पास जो कुछ जितने भी टर्म बोले जाते हैं आप उसे क्लियर करने की कोशिश करो कि आखिर ये होता क्या है, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। जेनेटिक्स को ऐसे टफेस्ट माना जाता है बट है नहीं, और ये आपके कोई भी एग्जाम दोगे बायोलॉजी से रिलेटेड तो इसके क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आते हैं, जरूर आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगली क्या कहते हैं, जो अगला टॉपिक है रिप्लिकेशन, इसको लेकर के हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। कंटेंट इसका अच्छा रहेगा, जितना हो सकेगा उतना अच्छा हम इसमें देंगे, बाकी आप लोग मेहनत से पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।